आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के जियोग्राफी यानी कि भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस के बारे में। जो भी हमारे छात्र 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देने वाले हैं भूगोल की, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने इस वीडियो में आप सभी के लिए वो सारी चीज़ें तैयार की हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप परीक्षा देने से पहले इन सभी के बारे में अच्छे समझ लेंगे, जान जाएंगे, तो आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि यही सिलेबस और यही टॉपिक्स से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये, ठीक है, बीए कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड सेमेस्टर यानी कि तृतीय सेमेस्टर। और तृतीय सेमेस्टर किसके अंतर्गत आता है? बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड ईयर है और सेमेस्टर आपका थर्ड है और जो सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी है। ठीक है, कौन सा है? जियोग्राफी है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और जो प्रश्न पत्र है यानी कि पेपर का नाम है जहां से क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, उसका नाम है इन्वायरमेंट। ध्यान से सुनेंगे इसका। ठीक है, ये है प्रश्न पत्र का नाम। प्रश्न पत्र का यही नाम है कि इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये तो इंग्लिश में प्रश्न पत्र का नाम है, ठीक है, पेपर का नाम है, और हिंदी में इसी का अनुवाद यानी कि इसका हिंदी में मतलब होता है पर्यावरण। इन्वायरमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं पर्यावरण में होता है। ठीक है, पर्यावरण होता है, तो पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, यानी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा पर्यावरण के बारे में। ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण की विशेषताएं, ये सारी चीजें। और आपको आपदा प्रबंधन यानी कि जो आपदाएं आती हैं उनका प्रबंधन, आप निवारण कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु जो परिवर्तन होता है इसके कारण और क्यों होता है, इसकी क्या समस्याएं हैं, मतलब कि इससे क्या हानि होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन आप सभी को समझाने के लिए और आप अच्छे से समझ पाएं इसलिए इसको मैंने पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी में कन्वर्ट करके रखा है। यहाँ पर देख लीजिए पूरे के पूरे यूनिट है, उसके समस्त उसके टॉपिक्स हैं। ठीक है, और यही सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर हिंदी में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 यूनिट में पूरा का पूरा सिलेबस है और हर सब्जेक्ट का ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, परिस्थितिकी और ठीक है, परिस्थितिकी और अवधारणाएं, घटक, परिस्थितिकी तंत्र क्या है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, ये है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो यहीं पे जुड़े क्वेश्चन आएंगे यूनिट नंबर फर्स्ट से। ये सारे क्वेश्चन मतलब कि इसमें जो मतलब पॉइंट दिए गए हैं, ये जो आपको टॉपिक्स दिए गए, इन्हीं पे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट ये है कि भाई पर्यावरण किसे कहते हैं या फिर पर्यावरण क्या है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल सा अर्थ है। देखिए जो पर्यावरण है, ध्यान से सुनेंगे, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण जो है ना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहला है परि और दूसरा है आवरण, यानी कि पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद या 2 शब्दों में बांटा जाए तो पहला है परि प्लस क्या है, आवरण। ठीक है, आवरण, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। तो इसमें परि का जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है हमारे चारों ओर, जो हमारे चारों ओर हो। ठीक है, हमारे चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए है। तो कुल मिला के मतलब आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ या फिर घेरा हुआ। ठीक है, घिरा हुआ है, घेरे हुए। तो इन दोनों को अगर एक में किया जाए तो इसका मतलब हुआ जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारे चारों ओर घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे चारों ओर क्या घेरा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरे हुए। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परतंत्र आबादी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको इसकी परिभाषा लिखना है। तो सिंपल से मैंने आपको बता दिया, फिर से सुन लीजिए। परि का मतलब हो गया हमारे चारों ओर। ठीक है, और जो आवरण का मतलब होगा घेरे हुए, मतलब हमारे चारों और जो घिरे हुए हैं उसे ही हम, या फिर घेरे हुए हैं उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो भाई क्या क्या घेरे हुए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, बहुत ही ये भी टॉप लेवल का टॉपिक है। ठीक है, तो हमें घेरे हुए हैं जैसे कि मान लीजिए आपका ये मान लीजिए, ठीक है, पेड़ मान लीजिए, ठीक है, पौधे मान लीजिए, ठीक है, और जमीन मान लीजिए, ठीक है,
और पहाड़ मान लीजिए, नदी मान लीजिए, ठीक है, और पेड़ पौधे हो गए, और पशु हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है, पशु हो गए, पक्षी हो गए, और हमारे जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, और जो हमारा मतलब कि भूमंडल है, एक तरीके से मान लीजिए पृथ्वी हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हैं चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, मतलब कुल मिला के जिनसे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, ठीक है, उससे ही पर्यावरण कहते हैं। ठीक है भाई, हमारे पर्यावरण में जलवायु भी है, जल भी है, और वायु भी है, ठीक है, और पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, पशु भी हैं, पंछी भी हैं, ठीक है, और साथ साथ में आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो दैनिक जीवन की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गाड़ी हो गए, मोटर हो गए, घर हो गए, तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है, आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और कभी आप भूलेंगे भी नहीं, और इससे जुड़ा करीब करीब आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से जुड़े, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा टाइम लिया आप लोगों का। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और इसमें मेन पॉइंट है जो कि हम आपको कवर करा दें, वो है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको बता रहे हैं, तो ये एक ऐसी मतलब कि एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, वो जो जीवित जीव हैं उनका एक समुदाय होता है। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जीवित जीवों का एक समुदाय है, जिसमें अनेक पर्यावरण के निर्जीव घटक जैसे कि हवा, पानी, खनिज, मिट्टी आदि जैसी चीजें एक प्रणाली के रूप में बातचीत करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियां जिनमें बैक्टीरिया, कवक, पौधे और जानवर शामिल हैं, ठीक है, ये सब हम पारिस्थितिकी तंत्र में जानते हैं या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र इन्हीं सब पूरे का पूरा जो मतलब कि जैसे हवा, पानी और खनिज, मिट्टी, ये सब चीज़ आपस में मिली हुई है। ठीक है, इन्हीं को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा जो है वो आप लिखेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जीवित जीवों का एक समुदाय है। ठीक है, ये सिंपल सा आपका परिभाषा हो गया। ठीक है, और जिनमें अनेक पर्यावरण के निर्जीव घटक, जिन पर्यावरण में निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी आदि, हवा, पानी, खनिज, मिट्टी आदि चीज़ें शामिल है। बस इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। छोटा सा प्रश्न आएगा, तो डिटेल में हम आपको आने वाले दिनों में जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज आएंगे उसमें बताएंगे। बाकी यहाँ पर और भी पॉइंट है, जैसे कि आपदा प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट था उसे मैंने कवर करा दिया। बाकी हम आ जाएंगे यूनिट नंबर सेकेंड में। यूनिट नंबर सेकेंड में जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, टिकाऊ विकास, मतलब कि आपको जैव विविधता और उसका संरक्षण से जुड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है जो जानना आपको जरूरी है वो है जैव विविधता। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, आप लोग जैव विविधता कह लीजिए या फिर जीव भिन्नता कह लीजिए। ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर हैं। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की, ध्यान सुनेगा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की उन जैवीय प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी आदि सभी प्राणी जो है ना सम्मिलित हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जैव विविधता या फिर जैव विविधता को हम लोग जीव विभिन्नता भी कह सकते हैं, और पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की, यानी कि बहुत सारी जो प्रकार की जैवीय प्रजातियां हैं। ठीक है, जो जैवीय प्रजातियां हैं उनको अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि जितने भी भाई प्रजातियां हैं वो सब अपने अपने एरिया में पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए जंगल में आपको वहाँ पर जानवर दिखेंगे। ठीक है, आपको पेड़ों पे ज़्यादातर पंछियाँ दिखेंगे। ठीक है, और जहाँ पर जंगल है वहाँ पर पेड़ पौधे दिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा घनी बस्ती दिखेगी। ठीक है, वहाँ पर अन्य प्रकार के जो प्रजातियाँ हो पाई जाती हैं। तो कुल मिला के जहाँ पर जो जीव के लिए मतलब कि स्थापित है, या फिर जो जैसे कि आप लोग कहाँ पर रहते हैं, आप लोग एक मतलब कि गांव है या फिर शहर है, एक क्षेत्र है, वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो पशु पक्षी होते हैं इन सभी का भी एक आवास क्षेत्र है। ठीक है, उन्हीं सबके पूरे जो सम्मिलित प्रक्रिया है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका यूनिट है वनों की कटाई से जुड़ा है। वनों की कटाई के कारण बताइए, वनों की कटाई से हानि बताइए,
इसके बहुत सारे प्रभाव भी हैं, ठीक है। मिट्टी का कटाव, इसके बारे में, मिट्टी की थकावट के बारे में, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है, और ठोस अपशिष्ट के बारे में। ये सारे के सारे मेन पॉइंट है और मेन टॉपिक्स है जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तय है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो आपको समझना है वो है भाई वनों की कटाई से जुड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वनों की कटाई, ध्यान सुनेंगे, वनों मतलब कि जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की जाती है, पहले सुनिए, ठीक है। वनों की कटाई से जुड़ा क्वेश्चन है, आंसर है कि जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की जाती है वे बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि जिस भी एरिया में पेड़ों की कटाई या फिर हटा दिया जाता है तो उस एरिया में होता है क्या, वो जो मतलब कि जो एरिया है या फिर वो जो भूमि है वो पूरी तरह बंजर में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण एवं विस्थापन जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस कारण से, किस कारण से, जब वनों की कटाई की जाती है, यानी कि जहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनसे जब काट दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर साल 15 मिलियन से 18 मिलियन हेक्टेयर जंगल, ठीक है, जो बांग्लादेश के आकार का क्षेत्र है, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि करीब करीब हर साल 15 मिलियन से 18 मिलियन हेक्टेयर के जो जंगल है वो काटे जाते हैं और उनका मतलब कि जो पेड़ होते हैं उनको हटाया जाता है, ठीक है, काटे जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी आपको जानना जरूरी है, कैलकुलेट किया गया है कि हर मिनट औसतन मतलब कि एवरेज 2400 पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है। कितने, हर मिनट में पूरे अपने देश में करीब करीब 24,000 पेड़ काटे जाते हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से वनों की कटाइयाँ हो रही हैं। तो वनों की कटाइयों की वजह से जो आपका पर्यावरण है वो पूरी तरह से प्रदूषण हो रहा है। जो आप लोग को ऑक्सीजन अच्छी मिलनी चाहिए, जो आपको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और आने वाले दिनों में इसकी जो संख्या है मतलब कि वनों की कटाई ये बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए मतलब कि वनों की कटाई जो है ना बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और इससे जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है, जहाँ पर कुछ भी ना हो सके, मतलब कि कुछ भी आप उत्पादन कर सके वहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। आपका अनाज हो गया या फिर आप कुछ और करना चाहें तो इस प्रकार के बारे में लिखेंगे। मिट्टी कटाव के बारे में लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। मिट्टी कटाव का मतलब ये हुआ हवा या पानी की गति से भूमि के ऊपर की सतह की उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, तो इस क्रिया को हम मिट्टी कटाव कहते हैं, ठीक है। हवा के कारण या फिर जब मतलब कि हवा के वजह से भी कटाव हो जाता है, ठीक है। हवा के कारण या पानी की गति जब तेज होती, मान लीजिए आप मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने खेत में पानी लगाया, उसके बाद जब पानी का बहाव ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपकी जो आपने जो एक बोलते नहीं कि एक आप तरीके से बाउंड्री की तरह आप लोग बना देते हैं, इसको मेड़ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो वो कटने लगता है, ठीक है। क्या होता है, वो कटने लगता है धीरे धीरे जब तेजी से बहाव होता है। उसी तरह इस प्रश्न का भी मतलब है कि हवा और पानी की जब गति तेजी होती है तो भूमि की ऊपर की जो सतह होती है, ठीक है, वो उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, यानी कि बहकर चली जाती है। उसे हम मिट्टी कटाव कहते हैं। मिट्टी की थकावट के बारे में भी जानेंगे, मरुस्थलीकरण के बारे में भी, वायु प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये बहुत ही हाई लेवल के टॉपिक है। इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे ही आएंगे जो कि हमको क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज में कवर कराएंगे, ठीक है। अगला यूनिट आपका आ गया है गंगा कार्य योजना। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि गंगा कार्य योजना की जो शुरुआत है, ये की योजना है, ठीक, गंगा कार्य योजना है, इसकी शुरुआत 14 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी? 14 जनवरी को, ठीक है। 14 जनवरी सन 1985 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य यही था, इसका मुख्य लक्ष्य था कि जो मतलब इसका मुख्य लक्ष्य स्थापित प्रदूषण स्रोत से घरेलू वाहित मल और खतरनाक अपशिष्ट के दिक् परिवर्तन और उपचार के माध्यम से गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना और जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। कहने का मतलब सिंपल सा अर्थ है कि गंगा कार्य योजना 14 जनवरी सन 1985 को शुरू की गई थी। इसका जो मुख्य लक्ष्य था, इसका जो मुख्य वजह थी जिस वजह से योजना बनाई गई
वो ये था कि जो घरेलू यानी घरों से जो गंदा पानी निकलता है, जो अपशिष्ट घर से पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे माज आपका पन्नी आ गया, आपके बहुत सारे, ठीक है, जो अन्य पदार्थ हैं आपके घर में, बहुत सारे कपड़े आ गए खराब, आपके घर में जूते हैं खराब, आपके घर में बहुत सारी और अन्य चीज़ें हैं जो खराब हो गई, उसको लोग क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं, ठीक है, कहाँ पर, नदी में। तो वही मतलब है घरेलू वाहित मल यानी कि जो गंदगी है, ठीक है, नालियों के माध्यम से जो होता है, और खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ, खतरनाक बहुत सारी जो जहरीली पदार्थ हैं, बहुत सारी जहरीली वस्तुएं हैं, ठीक है, या फिर जो गंदे चीज़ें हैं जैसे कूड़ा, वो सब चीज़ें नदियों में डाल दिया जाता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए और जल की गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। सिंपल सी परिभाषा बस। ओके, इस प्रकार आप किसी परिभाषा लिखेंगे। और इसी तरह कुछ पॉइंट इसमें और है, बाघ परियोजना और टेहरी बांध, नर्मदा घाटी परियोजना, इनसे भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे जो कि हम आपको क्वेश्चन आंसर वाइज सीरीज में कवर कराएंगे, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वीडियो लंबी ना हो, मेन पॉइंट हम आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। और अगला यूनिट है 5 नंबर, ठीक है, 5 यूनिट नंबर है कि जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, जलवायु का विज्ञान, जलवायु को समझना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका जो जलवायु परिवर्तन, ये तो हाई लेवल का टॉपिक है ही, जलवायु परिवर्तन से जुड़े क्वेश्चन 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएंगे करीब करीब 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जलवायु परिवर्तन से जुड़े। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जलवायु एक ऐसा पहलू है जो दुनिया के हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा जलवायु की दशा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। इस बात का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि अनुकूल जलवायु के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। किस वजह से? अनुकूल, ध्यान सुनेंगे, अनुकूल जलवायु के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। अनुकूल मतलब एक नियमित था, मतलब ज्यादा भी हो जाता इससे भी जीवन का खतरा था, और कम हो जाता इससे भी खतरा था। इसलिए कहा गया अनुकूल जलवायु के कारण ही पृथ्वी पर जो जीवन है, आप इंसान हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, उनका जीवन संभव हो पाया है, ठीक है। लेकिन मानवीय तथा कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जलवायु की दशा बदल रही है। कुछ प्राकृतिक की वजह से, यानी कि नेचर की वजह से, नेचुरल जो हो रहा है प्राकृतिक की वजह से, और कुछ मानवीय कारण की वजह से जो जलवायु है ना, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है, उसकी दशा में बहुत सारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और बदल भी रहा है। और इस स्थिति को जलवायु परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है, फिर जलवायु कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, ओके। और बाकी डिटेल में हम आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में कवर कराएंगे, ठीक है। बाकी जलवायु के बारे में क्वेश्चन और भी आएंगे, जो कि मैं यहाँ पर दिख ही रहा है कि जलवायु को समझना, ठीक है, जलवायु को समझना, परिवर्तन, इसका जो जलवायु का परिवर्तन उसके बारे में समझना, ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है, ये इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके जलवायु परिवर्तन से जुड़ा ही क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग ये भी इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, जो कि हम आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में कवर कराएंगे, ठीक है। और अब आ जाएंगे यूनिट नंबर 6 की ओर, यानी कि 6, वैश्विक जलवायु मूल्यांकन, आईपीसी के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना परिवर्तन। देखिए यहाँ पर भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको पहले बता रखा 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जलवायु से जुड़े, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से जुड़े, इस बात को ध्यान रखेंगे, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉपिक्स हैं, इनसे भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ओके। आप लोग तैयार भी कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दे दिया हूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप लेवल के टॉपिक्स है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से तैयार करते रहिए, तब तक हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज लाएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में आपदाएं। आपदाओं के मतलब आप लोग समझते ही हैं, आपदा का मतलब होता है, या फिर आपदाओं का मतलब ये होता है कि आपदाएं प्राय एक अनपेक्षित घटना होती हैं। क्या होती हैं? आपदाएं जो होती हैं ना, एक क्या होती हैं? अनपेक्षित घटना होती हैं। अनपेक्षित का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड, कौन सी घटनाएं होती हैं? अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिनके बारे में सोचा ना गया हो, या फिर पहले से जानकारी ना हो, ठीक है, वो अचानक से हो जाएं, वही होती हैं आपदाएं, ठीक है। जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती हैं जो मानव के नियंत्रण में नहीं होता है, और ये घटनाएं जो है ना, वो ऐसी घटित होती हैं, ऐसे ताकतों द्वारा घटित हो जाती हैं जो मानव उस चीज को नियंत्रण नहीं कर सकता, या मानव उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, आपदाओं को, ठीक है। और यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती हैं। ये मतलब कि कुछ ही, मतलब अचानक से आती हैं और कुछ ही समय के लिए होती हैं, ठीक है।
और वो बिना चेतावनी दिए हुए उस घटना को, मतलब वो घटना घट जाती है बिना, मतलब कि इन्फॉर्मेशन के बिना, या फिर उसी को बोलते हैं कि आपदाएं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, जिनकी कोई उम्मीद ना हो, ठीक है, वो अचानक से बिना चेतावनी दिए घटित होती हैं। उसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि मानव जीवन का जो क्रियाकलाप नियमित रूप से चल रहा है, उसकी जो दिनचर्या वो चल रही है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और पूरी तरह से वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसको अवरुद्ध होते हैं, ठीक है। तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। जान माल मतलब कि आपके जान का भी, और आपकी जो संपत्ति है, जो आपके प्रॉपर्टी है, जो आपका एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो पूरी तरह से तहस नहस और नुकसान हो जाता है उसका। तो इस प्रकार लिखेंगे आपदाओं के बारे में। उसके बारे में खतरे में भी यही आ जाएगा, जोखिम, बेगत्ता, प्रकार, आपदाएं, आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये भी टॉप लेवल का आपका टॉपिक है, ठीक है। आपदा प्रबंधन जो कि मैंने आपको बताया था कि बताएंगे इसके बारे में जरूर। तो आपदा प्रबंधन जो है ना, वो एकीकृत प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन जो है वो एक एकीकृत प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारी चीज़ों से मतलब एकत्र होकर, मतलब कि सभी लोग एकत्र होकर किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करें, वही होती है आपदा प्रबंधन, ठीक है। और यह एकीकृत प्रक्रिया होती है जो आपदाओं के खतरे की रोकथाम करता है। मतलब कि अगर आप कोई काम एकजुट होकर कहेंगे कि हाँ भाई इस चीज़ पे हम अलर्ट रहना है, और जो आपदाएं आ रही है उसे हम लोगों का प्रबंध ये करना है कि उसका रोकथाम करना है, ठीक है, सब लोग एकजुट होकर, एकीकृत होकर, ठीक है। तो उस चीज़ का मतलब खतरे का रोकथाम किया जाता है, और उन्हें कम करने के लिए उनसे निपटने की तैयारी की जाती है, उन्हें नियंत्रण करने और उनके प्रभाव का आकलन करती है। तो ये जो आपकी आपदाएं आ गई, इनमें आपका बहुत सारी आपदाएं आ गई। कुछ मानवीय भी आपदाएं होती हैं, कुछ प्राकृतिक भी आपदाएं होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं आप जानते हैं कि आप बाढ़ हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी जो आपके मतलब कि आपदाएं हैं, ज्वालामुखी हो गया, ये सर सब है ना प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। तो इनका प्रबंधन मैंने आपको बता ही दिया कैसे आप किया जाता है, एकीकृत होकर किया जाता है। उसके कम करने के लिए, निपटने के लिए पहले तैयारी की जाती है, नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, पहले से पूरा तैयार प्रिपेयर होता है, तब आपदाओं का प्रबंधन किया जा सकता है। तो इसके बारे में परिचय, ओके। आपदा प्रबंधन चक्र के बारे में हम नेक्स्ट सीरीज में जानेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि वीडियो में। बाढ़ क्या है, सूखा, चक्रवात, ये सब आपको परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं। बाढ़ एक प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा है जिसमें अधिक, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में पानी एकत्र हो जाता है, ठीक है। और सूखा का मतलब आप लोग जानते हैं, सूखा का मतलब ये हुआ पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक कमी होना, ठीक है। और चक्रवात का मतलब यही हुआ कि चक्रवात का मतलब ये हुआ कि जो हवाएं होती हैं ना वो घूमती हुई होती हैं, ठीक है, यानी चक्रवात घूमती हुई वायु राशि का नाम है। मतलब कि जब कई सारी हवाएं एक आपस में टकराती हैं और वहां पर क्या होता है, एक तरीके से घूमने लगती हैं हवाएं, उसको चक्रवात कहा जाता है। भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ये सब हमको आने वाले दिनों में कवर कराएंगे। और आपदाओं के दौरान क्या ना करें, क्या करें, ये आप सभी को हम बताएंगे, वो आप भी जानते भी होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो काफ़ी लंबी हुई, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करना है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।